स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ा था। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक आता है न्यूटन लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। वो न्यूटन लेबनीज थ्योरम हमारे चैप्टर इंटीग्रेशन में है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन चूंकि उसका क्वेश्चन हर जगह मिलेगा तुमको, अभी मोनोटोनिसिटी में मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम में मिलेगा, तो पहले हम उसी को थोड़ा समझ लेते हैं कि वो क्या है, आगे फिर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं अपनी एक, उसको पढ़ लेते हैं कि क्या है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। इसमें हम करेंगे क्या, न्यूटन लेबनीज थ्योरम है क्या, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमें किसी का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, और उसी इंटीग्रेशन के बाद जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही फंक्शन मिल जाता है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आएगा, प्लस एक कांस्टेंट भी आता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि भाई ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं ना, कि अगर इंटीग्रेशन किया तो x² का x³/3 हो गया, और x³/3 का डिफरेंशिएशन किया तो 3x² हो गया। x³/3 है तो x² हो जाएगा, क्योंकि 3x² 3 से 3 कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें इंटीग्रेशन तो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, उसके बाद उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मेरी बात समझ में आ रही? मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लिया हमने x² को इंटीग्रेट किया तो x³/3 आ गया, प्लस c आता है, ठीक है। और अगर इसी x³/3 प्लस c को, x³/3 प्लस c को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3x²/3, तो यही x² आने वाला है। तो हमने देखा कि ये एक दूसरे के रिवर्स हो गए, ये सबको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर dx भी लगा देते हैं साथ में। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसमें इंटीग्रेशन नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कोई फंक्शन हमारे पास है ये f(t) dt के टर्म में, और जिसकी लोअर लिमिट यहाँ पर है gx और यहाँ पर है hx, ये हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन डेफिनेट के फॉर्म में। अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में हमारी लिमिट लोअर और अपर गिवन है, उसी के रिस्पेक्ट में अगर हमको इंटीग्रेट करना है, बाद में पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने का मेथड क्या होता है, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट। फंक्शन ऑफ अपर लिमिट का मतलब ये जो अपर लिमिट है इसको t की जगह पे पुट कर देंगे, तो फंक्शन f(t) है, और फंक्शन ऑफ अपर लिमिट क्या हो जाएगा, f(h)(x), फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो hx आ जाएगा, माइनस सेम वही कहानी लोअर लिमिट के लिए भी, इसी t की जगह पे एक बार क्या कर लेंगे, f(g)(x), और उसके बाद इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट gx। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले हमें क्या करना है, जो फंक्शन दिया है उसमें हमें अपर लिमिट पुट कर देनी है, और उसके बाद उसी अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देना है, माइनस उसी में फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट पुट कर देनी है, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हमें ध्यान रखना है। इसी को बोलेंगे हम न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ठीक है। इसको अच्छे से प्रूफ वगैरह हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या है इसका। अभी सिर्फ काम चलाने के लिए हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम में मिलेगा ही अभी।
तो सब जगह मिलने वाला है, तो क्यों ना हम इसको अभी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया न्यूटन लेबनीज थ्योरम। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी हमारे पास लोअर लिमिट या अपर लिमिट को ये कांस्टेंट होगी, जैसे मान लिया 0 से x दिया है तो लोअर लिमिट 0 है, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला टर्म अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये समझना था न्यूटन लेबनीज में कि कोई भी डेफिनेट को अगर डिफरेंशिएट करना है, इनडेफिनेट को डिफरेंशिएट करते हैं, वो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है इनडेफिनेट को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने वाली। अगर डेफिनेट को डिफरेंशिएट करना है तो फिर हमें न्यूटन लेबनीज थ्योरम पता होनी चाहिए। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन इसका करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर जेई के 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन एफ एक्स -1 to x लिमिट गिवन है t² + 2t इंटू t² - 1 dt इज नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नंबर 1 में कह रहा है कि इंटरवल बताना है जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन है। तो बस यही न्यूटन लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देनी है और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। इस फंक्शन एफ एक्स को दोबारा यहाँ पर मैंने नोट कर लिया, -1 to x t², t कॉमन भी ले लेते हैं, t + 2 और t + 1 इंटू t - 1 फैक्टराइज भी कर दिया, ज़रूरत नहीं बाद में भी कर सकते थे। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx यहाँ आ जाएगा fx और यहाँ आ जाएगा d/dx के साथ -1 to x t + 2 t + 1 t - 1 dt। अब यहाँ पर बस हमें क्या करना है, साफ साफ समझ में भी आ रहा है कि फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ x पुट कर देंगे, तो x + 2 x + 1 x - 1 डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो x का डिफरेंशिएशन 1। लोअर लिमिट को लिख के ही नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि लोअर लिमिट कांस्टेंट है और जो जैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये बन गया f' सीधा सीधा, और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाने वाला है। तो अब नंबर 1 वो कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में f' ग्रेटर देन 0, तो x + 2 x + 1 x - 1 ग्रेटर देन 0। तो एक ही इंटरवल में बनाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितने नंबर लाइन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो 0 मिलने वाला है, इससे 0 मिलेगा, इससे -2, इससे -1 और इससे 1। तो सबसे बड़ा नंबर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। और प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस कर लेते हैं। अब देखते हैं इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू dy/dx की पॉजिटिव आ रही है, जैसे एक यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, कि ये पॉजिटिव आ रही है, कि ये पॉजिटिव, तो इन इंटरवल में आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो आंसर हो जाएगा -∞ to -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहीं से देख के हम बता सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा माइनस के लिए और एक ये माइनस के लिए, तो -2 to -1 यूनियन 0 to 1। तो ये 2 आंसर हमारे आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कुछ पूछना चाहते हैं क्या?
से यस और नो। ओके सर हाँ जी बोलिए। सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल पुट कर सकते हैं? और तेजी से बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं लिमिट्स में? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है जैसे हम लोग ओके सर। डेफिनेट में करते थे तो लिमिट 0 to π/4 ऐसे करके आती थी, ये कह रहे हो? हाँ सर। हाँ लेकिन इस तरह के केसेस में हमारे पास मिलेगी, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें भी मिलेंगे। उसमें भी न्यूटन लेबनिज थ्योरम एक प्रॉपर्टी के उसमें टर्म में आएगी, तो वहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे उसको। ये एक्चुअली में उसी चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन अभी ये बार बार कई जगह मिलेगा तो इसलिए इसको यहीं पे कर लिया गया। ओके सर। ओके तो लिखते हैं क्वेश्चन। और किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलिए लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, नहीं है प्रॉब्लम तो। और इसका आंसर आप बताइए जल्दी से फिर। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है लिमिट 0 to x e⁻t t-1 t-2 dt, then f is strictly decreasing in the interval a option -infinity to -2, -2 to -1, 1 to 2 और 2 to infinity। इसमें हमको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट होगा। ओके करेक्ट है, सी ऑप्शन ही आएगा आंसर में। बिल्कुल इजी सा सम है, इसमें कुछ खास काम नहीं करना है। मैं डायरेक्ट एफ डैश एक्स ही लिख देता हूँ, क्यों एक लाइन बर्बाद करनी। सीधे आ जाएगा e⁻x x-1 और x-2, बाकी सब माइनस करके ज़ीरो हो जाए क्योंकि लोअर लिमिट ज़ीरो है। अब उसने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो है तो ये e⁻x को क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बार बार बात हो भी चुकी है कि e⁻x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका कोई रोल ही नहीं है। x की कोई भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, बस इन्हीं दोनों के साइन पे सारी कहानी टिकी होगी। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x-1 x-2 लेस देन 0।
दो नंबर ले लिया, एक 2 है और एक 1 है, प्लस माइनस प्लस, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। निगेटिव देखना है, 1 से 2 के मिड में ही निगेटिव आ रहा है, तो आंसर हमारा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2। खत्म कहानी, इतना ही काम करना था और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, बाकी इसमें खास कुछ है नहीं, बस हमें एक नई चीज़ इसमें क्या पता चल गई, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, और कुछ नया नहीं है इसमें। इजी है सारे सम, अगर हमें न्यूटन लेबनीज थ्योरम पता है तो सम सारे बहुत इजी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब डी टी अपॉन एल एन टी, और x ग्रेटर देन 0 गिवन है, इज ऑलवेज, और ये बताना है फिल इन द ब्लैंक्स कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ये दोनों में बताना है हमको कि यहाँ पर इन दोनों में क्या आने वाला है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करेगा। तो ये चेक करके हमें बताना है कि कहाँ पर क्या होने वाला है इसमें। ज़रा चेक करके देखो और फिर बताओ इसको। ओके करेक्ट है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एफ डैश एक्स हमने निकाला, तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट तो 1 अपॉन एल एन टी की जगह पे एक्स क्यूब, अब डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, फंक्शन में टी की जगह पे एक्स क्यूब रख दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3x स्क्वायर अपॉन एल एन एक्स क्यूब को 3 एल एन एक्स लिख सकता है, क्योंकि log m टू द पावर n होता है n log m, और ये भी हो जाएगा n log m। तो 2 से 2 और 3 से 3 कट हो गया, तो हमारा क्वेश्चन x कॉमन लेके x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसने बोला है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है और नीचे भी पॉजिटिव आने वाली, ये कैसे पता चलेगा हमको? सर x is greater than 0। x ग्रेटर देन 0, हाँ, तो फिर तो उससे सर log की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नहीं, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं,
ये log x का ग्राफ होता ना ये, तो 0 से 1 में तो log हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। देखो 0 से 1 में नेगेटिव देता है, 1 के आगे जब जाओगे तब पॉजिटिव वैल्यू देता है। log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है ऐसा नहीं है, log में जो x होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। log की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होती है, log की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, और log की वैल्यू तो 0 भी होती है। log x जो होता है वो log की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, log नेगेटिव वैल्यू भी देता है। हाँ, log में जो log के साथ x है वो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो अब हम कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे थोड़ा सा इसमें। हाँ बोलो। अगर वो नीचे क्या बोलते हैं, देखो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ, रुको 1 मिनट। केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में है। देखो 0 से 1 लेना है, उसने बोला ना कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो एक बार 0 से 1 लेके देखते हैं, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होगी तो देखो क्या फ़ायदा होगा हमारा, यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो f डैश x इक्वल टू, ये जो पहला वाला x है ये तो पॉजिटिव होगा भाई, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे, फिर x माइनस 1 की जगह देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है और उसमें से 1 माइनस कर रहा है, तो x माइनस 1 यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 1 नेगेटिव आने वाला है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में log x, log x 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देता है कि नेगेटिव वैल्यू देता है? y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है ना, तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों कट हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा केस ले लेना पड़ेगा हमको, केस सेकेंड, जब x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f डैश x जरा आप देखते हैं, पहले वाला x पॉजिटिव आएगा, x माइनस 1 1 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव देगा, और अपॉन में जो log x है वो भी वैल्यू पॉजिटिव ही देने वाला है। तो ये तीनों पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 0 के बाद से कहीं भी आगे चलोगे f डैश x जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा तो इसका मतलब fx जो है वो क्या हो गया, f डैश x दोनों केसेस में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब देन fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये यहाँ पर एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में लॉग के और भी मिल सकते हैं क्वेश्चन, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको इसका। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2/3 x to the power 9 minus x to the power 6 plus 2x to the power 6 minus 3x square plus 6x minus 1 is always, और यहाँ भी चेक करके बताना है क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या कहीं पर भी इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, ऐसा भी है। और इसमें तो कह रहा है कि x की वैल्यू कुछ दी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारी वैल्यू के लिए, सारी रियल वैल्यू पे ही हमको चेक करना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सब जगह चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो डिफरेंशिएशन का होता है, वो तो हमें कर ही लेना चाहिए तुरंत, कि भाई डिफरेंशिएशन तो कर ही डालो, और उसके बाद फिर सोचो बाद में।
पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये 9 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 x टू द पावर 8, 6 x टू द पावर 5। ये 2, अच्छा 1 मिनट, यहाँ 2x 6 नहीं है, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर। 9 है, फिर 6 है, फिर यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, 6x और प्लस 6, सब में 6 कॉमन आ जाएगा। तो 6 आ गया, x टू द पावर 8। इस टाइप का क्वेश्चन एक जेई में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और रिवाइज होगा जो जेई के क्वेश्चन से रिलेटेड है। सोचो, थोड़ा सोचो, फिर बताता हूँ मैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? आ रही कुछ समझ में बात? इसमें भी केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सबको देखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले कोई x एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगी। 0 भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि 0 लेंगे तो ये सब 0, ये 0, ये 0, जहाँ जहाँ x 0 तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 पूरा ले लेते हैं। तो कोई निगेटिव नंबर अगर लेते हैं हम, तो जितने भी निगेटिव नंबर की पावर इवन है, देखो x की पावर 8 है, x की पावर 5 है, x स्क्वायर है, तो जितनी इवन पावर है वो सारी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई x टू द पावर 8 जो है वो तो पॉजिटिव होगा। सीधी बात है, क्योंकि x कोई निगेटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। x की पावर 5 जो है वो निगेटिव नंबर आएगा, लेकिन माइनस x की पावर 5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह x स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। माइनस x जो है वो निगेटिव नंबर होगा, लेकिन अगर हम x में कोई निगेटिव नंबर है लेकिन माइनस x कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और 1 तो पॉजिटिव है ही है। तो यहाँ से हमने देखा कि हम कोई भी निगेटिव नंबर रख रहे हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है। इसमें किसको समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही केस फर्स्ट में तो बताइए। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी निगेटिव नंबर रखता हूँ, सारे टर्म पॉजिटिव होने वाले हैं, तो सब पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, उसके बाद जरा x की वैल्यू अब ले लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक पूरा नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में तुम्हें पता होगा कि 0 से 1 में कहानी अलग चलती है, और इन्फिनिटी में 1 से इन्फिनिटी में अलग चलेगी। कैसे कहानी अलग चलती है यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स क्यूब बड़ा होगा? बताओ, 0 से 1 के बीच में अगर है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स क्यूब बड़ा होगा? अगर x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा कि क्यूब बड़ा होगा? क्यूब बड़ा होगा। देखो कोई पॉइंट लेके देखो, कोई नंबर लेके देखो, 0.2 ले लो, 0.2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे वो और छोटा हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर जो है वो 0.04 होगा और 0.2 का क्यूब और छोटा हो जाएगा, यानी इसमें एक्स स्क्वायर बड़ा होता है। और जैसे ही हम कोई वैल्यू एक्स के 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई लेंगे तो फिर एक्स क्यूब ही बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर छोटा होगा। 2 का ले लो, 3 का ले लो तो वो क्यूब ही बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, हमें 2 केस और बनाने पड़ेंगे। तो हमने ले लिया x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो जरा x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में देखते हैं अब कौन बड़ा होने वाला है। तो देखो एक बात तो ये क्लियर है कि x टू द पावर 8 जो है वो तो पॉजिटिव होगा 0 से 1 में, ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5। अब ये बताओ कि ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी आती है ज़्यादा और क्यूब करने में छोटी हो जाती है, तो पावर 5 तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी तरीके से अब यहाँ की बात करो, 1 और x की बात करो, तो 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि 1 तो बड़ा नंबर हो गया। x 0 से 1 के मिड में है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो क्या मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एफ डैश एक्स 6 एक्स टू द पावर 8 प्लस इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 और प्लस 1 माइनस एक्स इसको ऐसे लिख दूँ, तो ये तो पॉजिटिव था ही, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो बोल देंगे। केस थर्ड देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी के मिड में होगी तब क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी तो पावर जो बड़ी होती है उसी की वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर 8 जो है वो x की पावर 5 से बड़ी होगी, तो x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब बचा 1 अब हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6 टाइम्स एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5, इनको एक साथ कर लेते हैं, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये 1 तो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स फिर ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब तीनों को केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें, केस 1 2 3 तीनों को कंबाइन कर दें, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि भाई एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। केस 1 2 एंड 3 एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये ऑलवेज क्या हो जाएगा? फंक्शन इज ऑलवेज एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ये हमेशा इंक्रीज करने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो बस इतना सा काम था, इसमें और कुछ खास नहीं था। इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, कुछ और काम करते हैं इसमें। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन उसके भी करेंगे। अगली हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉनकेविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉनकेविटी। कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड हमें सीखना पड़ेगा।
मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आएगा ये। तो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कॉनकेविटी वही है कि कब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा और कब कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x। एक फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू ई टू द पावर x और एक फंक्शन है y इक्वल टू ln x, जो कि एक दूसरे के इन्वर्स भी बोले जाते हैं। तो इसका ज़रा हम f डैश x निकालते हैं तो कितना आएगा e टू द पावर x, और f डबल डैश x जब निकालेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर x, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। और इसका अगर हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स तो ये आएगा 1/x, और फिर इसका एक बार और f डबल डैश x निकालेंगे, ये f डैश x है, f डबल डैश x अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/x²। तो जब यहाँ पर हमको ऐसे ध्यान रखना है कि जब किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करें और वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, और अगर किसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है देन ये कंडीशन जो है ये जो कंडीशन है वो कॉनकेव अपवर्ड की कंडीशन है, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर f डबल डैश x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो ये जो कंडीशन है ये कॉनकेव डाउन की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कॉनकेव, ये तो कंडीशन हो गई, ये तो हमें याद कर लेनी है कि कॉनकेव अपवर्ड क्या होगा तब उसकी कंडीशन, ये हमें याद रख लेना है कि ये कॉनकेव अपवर्ड की कंडीशन होती है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड की कंडीशन है। डायग्राम अगर हमारे पास गिवन होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे e टू द पावर x का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये है e टू द पावर x का, ठीक है। और जो ln x है उसका जो log x है उसका ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनता है, ये है ln x का। तो जब भी हम कभी कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बने, अगर हमने अपने हाथ से इसको ड्रॉ करना चालू किया तो अगर इस टाइप से कभी बनता है, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे, ये इस टाइप से अगर हमारा हाथ जाता है, ठीक है ना, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर हमारा ग्राफ जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं ये है कॉनकेव अप, ठीक है। और अगर हमारे हाथ का इशारा इस टाइप से जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये, तो ये क्या हो जाएगा कॉनकेव डाउन। ठीक है ना। अरे तुमने अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला पढ़ा होगा, वही है सेम। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो वही कॉनकेव अप है। और जो डाउनवर्ड होता है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है, और वहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो वही है कॉनकेव। जब हमारा हाथ का डायरेक्शन इस टाइप से जाएगा तो ये हो जाएगा कॉनकेव अप, और जब इस टाइप से जाएगा तो ये हो जाएगा कॉनकेव डाउन। जब इस टाइप से ऐसे ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप से जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट हो रहा है ये, तो ये क्या है कॉनकेव डाउन, और ये क्या है कॉनकेव अप। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें और आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लिया कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो सबको पता ही है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो इसको भी देख लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स में क्या होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। सिमिलरली पीछे भी ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखते हैं तो समझ में आएगा। 0 से पाई में, जब हम 0 से पाई की बात कर रहे हैं तो 0 से पाई में क्या हो रहा है, ये कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउन हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसके नीचे थोड़ा सा और जाएंगे, पाई से 2 पाई के बीच में जाएंगे, तो ये यहाँ से जब जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप। और जो हमने एफ डबल डैश एक्स की थ्योरी वहाँ लिखी है, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि क्या ऐसा है क्या। तो जरा देखो, एफ डैश एक्स निकालो कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। एफ डबल डैश एक्स करोगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा। अब जरा, जब x की वैल्यू 0 से पाई के मिड में है तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा भाई, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो देखो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं। तो जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन। और जरा x की वैल्यू पाई से 2 पाई के मिड में ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स खुद नेगेटिव होता है और बाहर माइनस साइन भी है, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर एफ डबल डैश एक्स की पॉजिटिव आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये किसी कंडीशन होगी, कॉनकेव अप। तो अब बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि सर हाँ बेटा बोलो। सर तो ये कॉनकेव डाउन फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शो करता है। फिर से बोलना बेटा, ये आवाज़ आ रही थी बाहर से कुछ। हाँ 1 मिनट रुकना है। हाँ बोलो सर, ये कॉनकेविटी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो शो करता है। कॉनकेव फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करता है। बिल्कुल। ये फंक्शन क्या होगा कि उसके पहले इंक्रीजिंग होगा, बाद में डिक्रीजिंग, या पहले डिक्रीजिंग बाद, मतलब इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। जैसे साइन एक्स होता है हमारा, वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। अगर हम कोई इंटरवल ले लेंगे तब तो वो हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से उसके पहले कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, उसके पहले वो कॉनकेव अप होगा तो बाद में कॉनकेव डाउन, या पहले कॉनकेव डाउन तो बाद में कॉनकेव अप। इस पॉइंट का भी एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगला हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी एक इंटरवल में ले लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर पूरे की बात करोगे, उस पूरे इंटरवल की बात करोगे तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है ना, यही पूछ रहे हो ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या है इसमें। एक और लिख लेते हैं इसमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये कॉनकेविटी हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसी से रिलेटेड है हमारा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉनकेविटी भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए जेई में। और दूसरा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, और ये उसमें भी काम आने वाला है, मैक्सिमा मिनिमा में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे आ जाते हैं, फिर समझते हैं क्या है। वैसे तो ये हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक ऐसा पॉइंट, ये देखो ऊपर जो हमने पॉइंट अभी बनाया है, यहीं पे बात कर लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर पाई, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ये पाई है। इस पाई के पहले फंक्शन कॉनकेव डाउन है तो उसके बाद कॉनकेव अप है, या अगर हम यहाँ 2 पाई ले लें तो उसके पहले कॉनकेव अप है तो बाद में कॉनकेव डाउन है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके पहले फंक्शन कॉनकेव अप हो बाद में डाउन हो जाए, या पहले डाउन हो बाद में अप हो जाए, तो उस फंक्शन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, जिसके अबाउट कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर आते हैं, फिर एक बार और डायग्राम बना लेंगे इसका। अ फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन a function has a point of inflection at point x equal to a if concavity changes
अबाउट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर dy बाई डी एक्स की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। यहाँ ये भी लिख लेते हैं और क्यों होगी वो बात करते हैं। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो डबल डेरिवेटिव है वो जो है वो 0 होगा। क्यों होगा अभी देखो, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसको एक बार और ले लेते हैं, फिर बात समझ में आ जाएगी। हमने y इक्वल टू साइन एक्स का एक एग्जांपल लिया अभी ये, तो ये ग्राफ हमने बनाया, तो ये कॉन्केव डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप इस तरीके से बन रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 0 पाई 2 पाई, तो इस पाई के पहले ये जो पॉइंट पाई है इसके पहले कॉन्केविटी चेंज हो रही ना। पहले क्या था, कॉन्केव डाउन था, बाद में उसके बाद जब पाई के आगे बढ़े तो कॉन्केव अप हो गया। तो यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हुई, इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई। और जब कॉन्केव डाउन था तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, जब ये कॉन्केव डाउन है तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है कॉन्केव डाउन के लिए। अभी बताया हुआ है कि कॉन्केव डाउन जब होगा तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। 0 से पाई में निगेटिव ही तो होने वाली है ना, अभी तो किया हुआ था, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आई थी। और अगर जब यहाँ की बात करोगे, इधर नीचे वाले पार्ट की बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक की पाई से लेके 2 पाई तक ये वाले पार्ट की बात करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये भी लिखा हुआ है पीछे, अभी हमने सॉल्व भी किया, पूरा प्रूफ भी किया हुआ है कि एफ डबल डैश साइन एक्स लेके सॉल्व करके देखा। तो यहाँ पर ये पक्की बात है कि ये नेगेटिव हुआ, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ होगा भाई, ये चेंज हो रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा। तो ऐसा तो कोई जादू है नहीं कि नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव से पहले वो 0 पे जाएगा, फिर 0 से पॉजिटिव होगा। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा तो पक्की बात है कि 0 हुआ होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, डबल डेरिवेटिव की, सॉरी d2y अपॉन dx2 की वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। इसका एक एग्जांपल और भी हम समझते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, तो और आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट कर लिया हमने कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका जो ग्राफ होता है हमको आइडिया होना चाहिए कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ इस टाइप से जाता है। ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन जो है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, यानी कि 6x हो जाएगा। तो अब देखो, जैसे ही x की वैल्यू f डबल डैश x जब 0 से आगे की तरफ बढ़ोगे, जब 0 से आगे बढ़ोगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो 6x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जैसे ही x की वैल्यू कोई नेगेटिव रखोगे, x जब पॉजिटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा, और x जब नेगेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे वो डबल डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा, तो इधर उसके पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो ये कब होता है, जब पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो इस पॉइंट जो x इक्वल टू 0 है, इसी को हम बोल देते हैं x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और इस पे एक काम और करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। यहाँ पर जरा एक टेंजेंट भी निकाल के देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जरा देखो तो और एक आइडिया हो जाएगा कि एक और थ्योरम, एक और मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बन सकती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 0। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है कि x इक्वल टू डबल, ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 क्या होगा 0। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 0 इक्वल टू m की वैल्यू 0, x माइनस 0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई सब 0, तो y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस। तो
तो इसकी जो टेंजेंट है, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। तो ये उसकी टेंजेंट हो जाएगी ये। अब ये देखने में अजीब है कि किसी कर्व की टेंजेंट जो है वो ऐसी भी हो सकती है कि उस कर्व को कट कर दे, मतलब उसकी सेकेंड भी बन जाए। कोई ऐसी टेंजेंट जो सेकेंड भी हो जाए, तो उस ये डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे उसकी टेंजेंट और उसकी सीकेंट दोनों सेम हो जाए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पर लाइन टेंजेंट और सीकेंट दोनों, उसको हम, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लेते हैं ये भी, पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन, पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन कट द कर्व, कट द कर्व का मतलब अगर कट कर रही तो इसका मतलब वो क्या बन गई, सीकेंट बन गई, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जिसपे उसकी टेंजेंट और सीकेंट दोनों सेम हो जाए, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस जो है वो टेंजेंट लाइन का काम करेगा। एक इसी से रिलेटेड एक और ग्राफ है, अगर हम एक एग्जांपल और समझना चाहें तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो x टू द पावर 1/3 का ग्राफ जैसे इसका बना हुआ है, सेम उसका भी इस टाइप से बनता ही है। तो यहाँ पर भी जो x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो y डैश क्या बनने वाला है, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि 2/3। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो और हो जाएगी, और जब 0 पुट करोगे यहाँ पर dy/dx एट x इक्वल टू 0 पर लोगे तो 1/0 यानी इन्फिनिटी आने वाला है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका क्या आएगा, साफ साफ दिख भी रहा है कि अब x एक्सिस नहीं होगा, अब ये तो y एक्सिस आने वाला है। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 0, यानी ये क्या हो गया, y एक्सिस। तो इसका जो टेंजेंट है वो क्या बन जाएगा, इसका जो टेंजेंट है वो y एक्सिस ये बन जाने वाला है। ये टेंजेंट भी काम करेगा और ये सीकेंट का भी काम करेगा। ये जो है वो टेंजेंट भी है और ये जो है वो सीकेंट भी है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसपे वो टेंजेंट लाइन टेंजेंट भी हो और सीकेंट भी हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद एक और है, वो भी कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमें कभी भी क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, हाँ लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं आराम से। और ऊपर नीचे कुछ करना है, ओके।
चलिए तो हाँ बोलो। सर ये ग्राफ में आपने इक्वेशन ऑफ सेकंड बोथ वो क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ नहीं, टेंजेंट और सीकेंट बोथ होगी ना ये। टेंजेंट का मतलब होता है जो कट करे ग्राफ को, और ये एक ऐसी है जो टेंजेंट भी है और सीकेंट भी है। सीकेंट का मतलब जो काटते हुए किसी ग्राफ को जाएगी वो हो जाएगी सीकेंट। तो एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट और सीकेंट दोनों हो उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए आगे लिख लेते हैं एक और हेडिंग, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में कुछ एक दो पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी सा है ये, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ कलेक्शन करना पड़ता है पॉइंट्स का। तो लिख लेते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फॉर विच इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फॉर विच नंबर वन, फंक्शन जो है वो ऐसे पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? क्रिटिकल पॉइंट। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया कोई फंक्शन हमें मिल गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो हम देख के बता सकते हैं ना कि x इक्वल टू 0 पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करो और उसके बाद भी देखो कि वो जो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आया है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और तीसरा, एफ डैश एक्स जो हमने निकाला उसको 0 कर दो। इन तीनों पॉइंट को कलेक्ट कर लो और इन तीनों का कलेक्शन ही क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट, सीपी। ठीक है, तो यही तीन, ये सारी वैल्यू को हम एक साथ रख लेंगे और उसी को हम बोल देंगे सीपी यानी क्रिटिकल पॉइंट। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, all the values of x obtained from above condition are said to be critical point। क्या करना है हमको, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। बहुत इजी सा काम है। हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका डेरिवेटिव कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और उसका डेरिवेटिव कहाँ पर 0 हो रहा है। इन तीनों पॉइंट को कलेक्ट कर लेंगे और इनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, कि क्रिटिकल पॉइंट इसमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, find the critical point for the function fx equal to x minus 2 whole power 2/3 multiplied by 2x plus 1। ये हमारा फंक्शन गिवन है और अब हमें इसमें चेक करके बताना है कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो एक बार आप जल्दी से इसको करें। पहली बात तो एफ एक्स में चेक करें कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो देखना है। दूसरा, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ पर देखना है कि कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा देखना है कि वो 0 कहाँ पर हो रहा है। उन सारे पॉइंट का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। जल्दी से करें आप, डिफ्रेंशिएट करें जल्दी से इसको और फिर मुझे बताएं क्या आ रहा है।
क्रिटिकल पॉइंट 2 आ रहा है। ओके, और किसी का कोई आंसर? तो ये फाइनल आंसर है आशीष की, और भी कोई पॉइंट बचा हुआ है देखो, चेक करो। ये फाइनल है, सबका कलेक्शन है ये। फंक्शन को देख के तो एक आइडिया हो रहा है कि भाई फंक्शन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर एग्जिस्ट ना करे। फंक्शन तो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो फंक्शन तो हमने नोट कर लिया ये। उसके बाद देखते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई एक्स माइनस 2 होल क्यूब इंटू 2x, अच्छा 2/3 है, और इंटू 2x प्लस 1। एफ डैश एक्स निकाल देते हैं यहाँ पर। तो न्यू फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x माइनस 2 2/3 इंटू 2 प्लस सेकेंड 2/3 x माइनस 2 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, और ये हो गया 1। तो ये बन गया 2 टाइम्स x माइनस 2 होल पावर 2/3 प्लस 2/3 x माइनस 2 होल पावर 1/3। अच्छा, साथ में यहाँ पर अभी हमने इसका तो लिखा ही नहीं, ये भी तो होगा साथ में 2x प्लस 1। तो ये हो गया 2x प्लस 1। तो 2 पहले से ही है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 होल पावर 1/3। और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो कॉमन है, 3 आ जाएगा साथ में ना। 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्यों? क्योंकि 1/3 2/3 3/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 2x प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 3x और 2x 5x, और माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 तो माइनस 5, और अपॉन में 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 1/3। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या करें इसके बाद? एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी? तो इसको सीधे इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो जैसे इक्वल टू 0 करोगे, न्यूमरेटर का काम बचेगा, डिनोमिनेटर तो 0 से इंटू होके ख़त्म। तो 5x माइनस 5 0, यानी x की वैल्यू एक आंसर क्या आ गया? 1। तो एक आंसर तो x इक्वल टू 1 भी आएगा। उसके बाद दूसरा आंसर क्या आएगा? उसने कहा है कि एफ डैश एक्स कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो ना, हमने पढ़ा है कि जब भी कभी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर होता है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि कभी भी रैशनल फंक्शन हमारे पास कोई भी मिलेगा p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर x माइनस 2 हमको दिख रहा है, तो x माइनस 2 की वैल्यू अगर 0 नहीं होनी चाहिए तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे भी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इक्वल टू 2 जैसे ही आ जाएगा, ये फंक्शन एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 एंड 2। ये आंसर हमारा हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको जल्दी से बताना है। -4 से x की वैल्यू 4 के मिड में है, देन क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 6 mod x
प्लस 4 आर थ्री और -2 दो क्रिटिकल पॉइंट है, 3 -3 और 0, सी है 3 एंड -3 और डी है 6 और -6। ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इनमें भी क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के बताना है कौन सा होगा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सी ऑप्शन आ रहा है हर्ष का। और बाकी लोगों का कुछ? चलो देखते हैं, वैसे इतना कैलकुलेटिव नहीं है ये। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x² -6 mod x प्लस 4। तो x² को mod x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x² भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बी ऑप्शन आ रहा है, चाहे एक का सी आ रहा है एक का बी आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, सी थोड़ा सा 0 पे ध्यान नहीं दिया है इसलिए गड़बड़ हो गया, नहीं तो सी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर तुम mod x की वैल्यू प्लस और माइनस लोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो सबको पता है कि mod x जो होता है वो नॉट डिफरेंशिबल होता है एट x = 0। सबसे पहली बात तो ये हमको ध्यान रखनी चाहिए, mod x जो है वो 0 पे डिफरेंशिबल ही नहीं है। तो अगर 0 पे डिफरेंशिबल नहीं है तो इसका मतलब x = 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे
अगर x पॉजिटिव ले लें, वैसे तो ज़रूरत नहीं, सीधे डिफ्रेंशिएट करके हम बता सकते हैं, लेकिन मान लिया हमने x पॉजिटिव लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और इसका जैसे ही एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6, और इसको देखना है ज़ीरो कब होगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे ही एक्स स्क्वायर को x को निगेटिव पॉजिटिव ले लिया, निगेटिव ले लोगे तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। सर वॉइस ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 0, 1, 0, 3 और -3 तीन ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल, मतलब 3 0 पर तो होगा नहीं, ये हमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, और 3 और -3 तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3, -3 एंड 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगले टर्न पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो सब टॉपिक हमारा ये मोनोटोनिसिटी चल रहा है, एक क्लास और लगेगी इसकी, उसके बाद फिर हम मैक्सिमम मिनिमम में आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप अपना काम करते रहें, जो 42 इयर्स के जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहें, और अगर मॉड्यूल मिल गया तो उससे सॉल्व करना चालू कर दो। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके बच्चों।